नमस्कार, मैं रोहित मिश्रा। आज आपके बीच कुछ तीखी चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछले दिनों अर्थात 15 अगस्त को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ हम लोगों ने इसको मनाया। परंतु क्या हम लोग 75 वर्षों के बाद भी सही मायनों में आज़ाद हो पाए हैं? जिसका सपना हम लोग के पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था कि जिस मुद्दों से हम लोग का छुटकारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हो जाएगा, क्या सही मायनों में उस मुद्दों से हमारी आज़ादी मिल पाई है या नहीं? आज इसकी हम समीक्षा, विवेचना और आकलन करेंगे कि क्या सही मायनों में हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई या नहीं। आज हमारी मुजफ्फरपुर, क्या बिहार के तमाम ऐसे शहर बारिश के थोड़े से वृष्टि में जलमग्न, बाढ़ग्रस्त में तब्दील हो जाती है। कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक प्रक्षेत्र में 2 युवक की किसी बीमारी से मौत नहीं हुई थी। आपको जान के हैरानी होगी, अफसोस होगी कि उसकी मौत नाले में डूबने से हुई थी। उनकी भी हालत बिहार में कुछ ऐसी ही है। एक डाटा के अनुसार देश की कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में 16.4% बिहार, 5% बिहार का है। उत्तरी बिहार की लगभग 77% जनसंख्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से परेशान है। बिहार की भौगोलिक स्थिति एक संपदा नहीं होके इन नेतागणों और अफसरशाहों के कारण अभिशाप में बदल गई है। हमें तो ये लग रहा है कि इन अफसरों और नेतागणों ने इस सिस्टम को उस चूहे की बिल की भांति खोदा है जिसको लगता है कभी भरा नहीं जा सकता। आज आपको ये आकलन करना होगा कि क्या हमें इस तंत्र से आज़ादी मिल पाई है या इस समस्या से कब तक आज़ादी मिल पाएगी। आज हमें आकलन करना होगा। हम स्वास्थ्य व्यवस्था की उस तंत्र की करेंगे जिसका उद्भेदन कोरोना महामारी के दौरान हुआ। लोग ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे, दवा और बेड के लिए भटकते रहे और सिस्टम की गलती के कारण यूं ही जान गंवाते रहे। कुछ यही हाल शमशान घाटों का कि शमशान घाटों में भी नंबर लगाने पड़ते थे। किसी का 24 घंटे तो किसी का 72 घंटे के बाद आता था। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी पटना के 9 महीने का आयांश कुमार, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है, और उसका परिवार उसके इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन का उपलब्धता नहीं करवा पा रहा है। कैसे करवा पाएगा? इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार तो सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए है। जीएसटी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, म्युनिसिपल टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि बहुत सारे तरह के टैक्सेस हैं जिनको पढ़ने और समझने के लिए आपको सालों लग सकते हैं। और सुविधा के नाम पे सरकार दे क्या रही है? जो का स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था खुद ही सुनिश्चित करे। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, और बाहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयांश जिए या नहीं जिए, आप कोरोना में बचे या नहीं बचे। आज हमें ये आकलन करना होगा कि क्या हम इस स्वास्थ्य व्यवस्था वाली तंत्र से आज़ाद हुए हैं। हम अपने देश की कर व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। हमारे दादाजी बताया करते थे कि अंग्रेजों के समय में भी कर व्यवस्था हुआ करती थी, जो काफ़ी सख्त और ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी। क्या हमें उस कर तंत्र से आज़ादी मिल पाई है? द ग्लोबल इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत की एवरेज कर दर है वो 42.7% है। अर्थात आप अगर 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से 42 रुपये 70 पैसा आप कर के रूप में भारत सरकार को दे देते हैं, जो चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो या और भी हो। क्या हमारी जनता इस भारी भरकम टैक्स बोझ को संभाल पाने में सक्षम है? आकलन करना होगा कि इस बोझ वाले टैक्स तंत्र से क्या हमें आज़ादी मिल पाई है।
आकलन ये भी करना है कि क्या महंगाई वाली व्यवस्था से हमें आज़ादी मिल पाई है। आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सारे चीज़ों का यही हाल है। आज हम आपको बिहार के एक शिक्षक के वेतन का विश्लेषण करके बताएंगे। बिहार में एक नियोजित शिक्षक की वेतन औसतन 28,000 रुपये प्रति माह है और वह अपनी ड्यूटी के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र करने जाता है। मान लेते हैं उसकी दूरी 50 किलोमीटर होगी, अर्थात वह प्रत्येक दिन 100 किलोमीटर का सफ़र करता है और वह 2 लीटर प्रतिदिन अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल के 104 रुपये दर के अनुसार 208 रुपये प्रतिदिन होगा, अर्थात महीने का 6240 रुपया। मान लेते हैं कि वह गाड़ी का कम से कम 3000 रुपया EMI भी भरता होगा और ये भी मान लेते हैं कि वह गाड़ी का मेंटेनेंस और 800 रुपये प्रति माह भरता होगा। कुल मिलाकर 10,040 रुपये वो सिर्फ यातायात खर्च में व्यय करता है। यह व्यय उसके मूल वेतन का 1/3 से भी ज़्यादा हो जाता है। बचता उसको कितना है? 18,000 रुपया। उसको उसी पैसे में से अपनी परिवार की उचित भरण पोषण, अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। मैंने उसके यातायात के खर्चे का ही विश्लेषण किया है और सब चीज़ों का हाल पेट्रोल और डीजल की तरह तो नहीं, लेकिन उससे कम नहीं है। आज हमें आकलन करने की ज़रूरत है, क्या इस महंगाई वाली व्यवस्था से हमें आज़ादी मिल पाई है, और नहीं मिली है तो कब तक मिली। हम गरीबी और असमानता का भी आकलन करेंगे, जिसका स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी से पहले कम से कम देखा होगा कि आज़ादी के बाद इस गरीबी और असमानता से हम लोग दूर हो जाएंगे। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट द वायर मीडिया में छपी थी, जिसमें बताया गया था कि देश के 10% जनसंख्या की कुल संपत्ति का 77.4% संपत्ति है, अर्थात 90% के पास मात्र 22.6% ही संपत्ति है। इसमें और भी बताया गया था कि देश के टॉप 9 अमीर व्यक्तियों की संपत्ति देश की 50 गरीब आबादी के संपत्ति के बराबर है। ये खाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारी ऐसी हो चुकी है जहां अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। क्या हमें इस गरीबी और असमानता से आज़ादी मिल पाई है? हमें ये आज आकलन करना होगा। तमाम मुद्दे और समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी, नारियों के साथ दुर्व्यवहार, चोरी, हत्या से क्या हमें आज़ादी मिली है? सोचिएगा जरूर। इन्हीं के साथ मैं रोहित मिश्रा, कैमरामैन नितिन दीप्त के साथ आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करता हूँ और इसी तरह के चर्चाओं के लिए बने रहे हमारे त्रिहुत न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।